हेलो बच्चों। तो अभी तक हमने राउल का नियम, आदर्श अनादर्श विलयन और धनात्मक ऋणात्मक विचलन को समझा। अब हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं इस वीडियो में। इसको टॉपिक का नाम है स्थिरक्वाथी मिश्रण। इसको इंग्लिश में एजियोट्रॉप्स भी बोलते हैं। बच्चों, यह एक ऐसा मिश्रण है जो बिना संघटन परिवर्तन के एक निश्चित ताप पर उबलता है। बच्चों, कैसे उबलता है अब उसको समझिए। बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस और हमें एक यौगिक और लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं एथेनॉल। एथेनॉल का जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो होता है 78.5। अब बच्चों, जब हम इनको प्रभाजी आसमान में लेकर उबालेंगे या इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा बच्चों? आप बताइए, पहले कौन सा यौगिक जो है वो पहले वाष्प में बदलेगा? तो सबका आंसर होगा बच्चों, आप सभी का आंसर होना चाहिए एथेनॉल का, क्योंकि एथेनॉल जो है टेम्परेचर में सबसे पहले 78 आएगा। तो 78 वाला जो है वाष्प बन के उड़ने लगेगा। और जो जल है जब 100 पर पहुंच जाएगा टेम्परेचर तो फिर जल भी वाष्प में बदलने लगेगा। लेकिन बच्चों, जब एक ऐसी कंडीशन हम कर दें कि मान लो हम इसको जो जल है उसको 4.6% और जो एथेनॉल है उसको 95.4%, इस कंडीशन में अगर हम मिला दें दोनों का मिश्रण इस प्रकार से बना के, तो ये दोनों का मिश्रण जो है वो एक निश्चित ताप 78.1 या मान लीजिए 78 पर ही उबलने लगता है। तब इस ताप को हम कहते हैं स्थिरक्वाथी मिश्रण। क्यों? क्योंकि बच्चों इन दोनों का जो क्वथनांक है वह स्थिर हो गया 78 डिग्री सेल्सियस पर। अब बच्चों, ये जो दोनों का जो टेम्परेचर था, एक था 100 डिग्री सेल्सियस और इसका था 78.5 डिग्री सेल्सियस। ये जो आया है वो दोनों से ही कम आया है। दोनों से ही कम आया है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? निम्न तापीय स्थिरक्वाथी मिश्रण कह सकते हैं। जो ऐसे इस केस में होता है उच्च तापीय स्थिरक्वाथी मिश्रण में जब हम जल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को, इसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं 68%, बाकी 32% होता है जल। जब दोनों के मिश्रण को मिलाते हैं तो इसमें जो टेम्परेचर आता है वह दोनों के संघटक तत्वों से, मतलब जो जल और नाइट्रिक अम्ल का जो टोटल जो क्वथनांक होता है उसमें उसका ज्यादा क्वथनांक उसका आ जाता है। मतलब जल और नाइट्रिक अम्ल के क्वथनांक में जिसका क्वथनांक ज्यादा होता है उसके क्वथनांक से भी ज्यादा क्वथनांक दोनों के मिश्रण का आता है। तब हम इसको बोलते हैं उच्च तापीय स्थिरक्वाथी मिश्रण। एक आपको स्क्रीन पर इसकी परिभाषा और इसके प्रकारों का वर्णन मिल जाएगा, तो वहां से आपको लिखना है। हमने इसको आपको समझा दिया है। तो एक बार फिर से, स्थिरक्वाथी मिश्रण क्या होते हैं बच्चों? स्थिरक्वाथी मिश्रण वो होते हैं जो एक निश्चित ताप पर बिना संगठन में परिवर्तन किए, मतलब इनका संगठन नहीं बदलता और बिना संगठन में परिवर्तन किए एक ही ताप पर उबलते हैं, स्थिरक्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। और यह जो है दो प्रकार के होते हैं, एक निम्न तापीय स्थिरक्वाथी मिश्रण, दूसरा है उच्च तापीय स्थिरक्वाथी मिश्रण। बच्चों, निम्न तापीय स्थिरक्वाथी मिश्रण में वाष्प दाब का मान छोटा और क्वथनांक कम होता है। इसके यहाँ से आपको याद रखना है निम्न क्वाथी, यानी क्वथनांक जिनका कम हो। उच्च क्वाथी, क्वथनांक जिनका उच्च हो, और जिनका क्वथनांक उच्च है उनका वाष्प दाब निम्न, और जिनका क्वथनांक निम्न है उनका वाष्प दाब उच्च होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और एक एक इनके एग्जाम्पल कम से कम आपको याद रखना है। कितने परसेंट में क्या मिलाते हैं तो इनका जो क्वथनांक है वो स्थिर हो जाता है या निश्चित हो जाता है। तो इस प्रकार से स्थिरक्वाथी मिश्रण का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नए टॉपिक अणुसंख्यक गुणधर्म की ओर। बच्चों, अभी हमने स्थिरक्वाथी मिश्रण को पढ़ा। अब हम आते हैं नए टॉपिक की ओर जिसका नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म। बच्चों, किसी भी परिभाषा को सबसे पहले उसके नाम से ही समझने की कोशिश किया करो। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है अणुसंख्यक गुणधर्म, मतलब विलयनों के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यह गुण विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। अथवा इसकी परिभाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, तनु विलयनों के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या या मूलर साधारण पर निर्भर करते हैं उसकी प्रकृति पर नहीं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे ये सभी, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। बच्चों, अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वह हमारे
ठोस और द्रव, ठोस प्लस द्रव का एग्जाम्पल है, और इसमें हम इन्हीं विलयनों का अध्ययन करेंगे, ठोस और द्रव। यहाँ पे जो ठोस होगा वो आपका विलेय होगा, और जो द्रव होगा वो आपका विलायक होगा। इसका मतलब विलायक ज्यादा मात्रा में होगा और विलेय जो कम मात्रा वाला होगा। तो ऐसा इसका उदाहरण आपको हो जाएगा नमक या शक्कर का विलय। तो इस प्रकार का विलयन हम सोच के आपको करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये तो हो गई इसकी परिभाषा। इसके बाद आते हैं अणुसंख्या गुणधर्म के प्रकार। अणुसंख्या गुणधर्म बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक में अवनमन, और चौथा है पराशरण दाब। बच्चों अब इनमें से यदि हम लास्ट के जो अवनमन है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन ये हटा दें, आपेक्षिक अवनमन, तो एक अणुसंख्या गुणधर्म नहीं रहेगा। इसी प्रकार हिमांक में जो अवनमन है उसमें से अगर हम अवनमन को हटा दें और सिर्फ हिमांक बचेगा तो वो आपका अणुसंख्या गुणधर्म नहीं कहलाएगा। एक बार विकल्प में आया था प्रश्न, तो इसमें से बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ था। तो बच्चों जैसे कि पराशरण दाब लगा है, पराशरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है, और यदि इसमें से दाब ना दे और सिर्फ पराशरण दे दे तो अणुसंख्या गुणधर्म नहीं होगा। तो चलिए बच्चों हम सभी अणुसंख्या गुणधर्मों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। ये हेडर डालेंगे बच्चों सभी, और इसके बाद उसको लिखेंगे। तो पहला है बच्चों वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। ये बच्चों पहला अणुसंख्या गुणधर्म है। इसको समझने से पहले हमें इनके पता होना चाहिए कि इनके अर्थ क्या है। बच्चों वाष्पदाब का मतलब तो सभी जानते हैं कि वाष्प के द्वारा विलयन की सतह पर जो दाब डाला जाता है उसे हम वाष्पदाब कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अवनमन का पता होना चाहिए बच्चों सभी को। अवनमन का मतलब वो यहाँ पर है कमी से। तो यहाँ पे इसकी एक परिभाषा बनती है। इसको समझने से पहले बच्चों एक परिभाषा और है जिसको हमें समझना जरूरी है। इसको लिखना नहीं, समझना है सिर्फ। तो इसको हम समझ लेते हैं। जिसको हम समझना है वो है वाष्पदाब में अवनमन। बच्चों ये है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये जो है जिसको समझा रहे हैं वो पहले वाष्पदाब में अवनमन। तो वाष्पदाब में अवनमन की परिभाषा आपको समझिए बच्चों। वाष्पदाब में अवनमन का मतलब है वाष्पदाब में कमी। अवनमन की जगह पर हम कमी बोले तो उसका मतलब हो जाएगा वाष्पदाब में कमी। तो अब कैसे? तो बच्चों जब किसी शुद्ध विलायक में, हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है, एक बर्तन है, इसमें हमारे सिर्फ विलायक भरा हुआ है, वो भी शुद्ध है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा और नई चीज नहीं मिली है, ये हमारा शुद्ध विलायक है। बच्चों जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील मतलब बच्चों पहले बता चुके हैं आपको, अवाष्पशील विलेय वो होता है जो वाष्प में नहीं बदलता है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है बच्चों, तो उसके विलायक के वाष्पदाब में जो कमी आती है, क्यों आ जाती है कमी बच्चों? क्योंकि ये अवाष्पशील विलेय है जो वाष्प में नहीं बदलेगा। जब ये विलयन की इस विलायक की सतह के ऊपर आ जाएगा तो ये विलायक के जो कण है वो है इन विलेय के कणों की वजह से वाष्प में नहीं बदल पाएंगे, जिससे कि यहाँ वाष्पदाब का मान कम हो जाएगा, और इस प्रकार से शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब है वो कम हो जाता है। और यही जो कमी है वही वाष्पदाब में अवनमन कहलाती है, क्योंकि वाष्पदाब में कमी हो गई। वाष्पदाब में कमी को तो हम वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? P0A माइनस PA से प्रदर्शित करते हैं। किसको? वाष्पदाब में अवनमन को। तो क्या किया बच्चे, यहाँ पर हमने शुद्ध विलायक के वाष्पदाब में से विलायक के वाष्पदाब को घटा दिया, तो यहाँ पर वाष्पदाब में अवनमन निकाल लिया। अब आते हैं बच्चों वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा लिखने के लिए बच्चों लिखेंगे सभी, हम यहाँ से बोल रहे हैं आपको। जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो इसके वाष्पदाब में जो कमी आती है उसे
वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। और इसे P0A या इसको P0A भी बोल सकते हैं, P0A माइनस PA से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया वाष्पदाब में अवनमन के लिए। इसके बाद बच्चों अब आगे इसी में लिखेंगे लाइन चेंज करके लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आगे किसी विलयन के वाष्पदाब में अवनमन, किसी विलयन के वाष्पदाब में अवनमन, इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? वाष्पदाब में अवनमन। किसी विलयन के वाष्पदाब में अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो बच्चों ये इतना भाग जो है वो है वाष्पदाब में अवनमन, और ये जो है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो बच्चों यही आपको ये लिखना है आगे, वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो बच्चों अभी जो लिखा था उसके बाद लाइन से फिर से मिलाना सभी बच्चे, एक बार फिर से शुरू से। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर इसके वाष्पदाब में जो कमी होती है उसे वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं और उसे P0A माइनस PA से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बच्चों किसी विलयन के वाष्पदाब में अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं और इसे P0A माइनस PA अपॉन P0A से प्रदर्शित करते हैं। बच्चे पूरा लिखाएगा, से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा हो गई। इसके बाद बच्चों इसका हम करेंगे व्यंजक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे बहुत बार काम में आपको आएगा, आगे न्यूमेरिकल्स में भी। तो बच्चों अभी आपने जो संकेत लिखा है P0A माइनस PA अपॉन P0A से दर्शाते हैं। इसके बाद इसी के आगे से लिखेंगे नीचे लाइन बदल के कि विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल्ट ने एक महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किया। इस नियम के अनुसार, और डैश लगा के सही बच्चे लिखेंगे, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात क्या बोल रहे हैं बच्चों? एक नियम दिया था राउल्ट ने और उन्होंने क्या बोला था कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात उन्होंने ये बोला था कि ये तो हो गया वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, और विलेय का मूल प्रभाज किस दर्शाते बच्चों? मूल प्रभाज हो गया x और विलेय हो गया b। तो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है कौन? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। ये किसने बताया? राउल्ट नाम के वैज्ञानिक ने एक नया नियम दिया था कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे xb का मान हम और रखेंगे तो हमें ये एक नया व्यंजक बनेगा। इसके बाद इसको बच्चों अच्छे से एक अंदर डिब्बे में बंद कर लेंगे, ये लिखेंगे सभी थ्योरी लिखने के बाद, और इसके बाद फिर डालेंगे व्यंजक, और फिर व्यंजक लिखेंगे बच्चों यहाँ से। सही बच्चे हेडिंग डालेंगे हम व्यंजक, और इसके बाद इसमें लिखेंगे, अब यहाँ पे बच्चों सभी ध्यान से देखना, व्यंजक, और व्यंजक डाल के लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार। राउल्ट के नियमानुसार हमने क्या देखा था बच्चों? राउल्ट के नियमानुसार हमने देखा था कि विलायक का जो वाष्पदाब है वो विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। और इसके बाद जैसे हम इस समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है बच्चों k, और ये आ जाता है आपका x। इसको हमने समीकरण 1 दिया था पहले भी हम इसको कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो k है वो क्या है बच्चों? समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1
को शुद्ध विलायक के रूप में, शुद्ध विलायक के रूप में लागू करने पर, ये बच्चों हम अपने में भी कर चुके पहले। जैसे ही शुद्ध विलायक के रूप में लागू करेंगे बच्चों, ये विलायक का बांधताप है, और जब शुद्ध विलायक के रूप में लागू करेंगे तो ये जो पीए का मान है, पीए की जगह पर रखा जाएगा पी नॉट ए। इस नॉट की पहचान है, इसको हम बोलते हैं शुद्ध विलायक का बांधताप। और ये होता है विलायक का बांधताप जिसमें कोई भी चीज नहीं है, अकेला शुद्ध विलायक था, और जब इसमें साथ में और भी चीजें थी, और ये जो है P0A ये शुद्ध विलायक है, इसमें और कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार जो XA है शुद्ध विलायक के लिए XA का मान भी होता है 1, क्योंकि XA बराबर 1 है, इसका मतलब सिर्फ अकेला यही विलायक है और कोई इसमें नहीं है। तो XA बराबर 1 हो तब क्या हो जाएगा बच्चों, तब समीकरण 1 से हो तब तक रहना, तब इसके बाद हम समीकरण 1 में यहाँ पर रख देंगे मान। तो ये हो जाएगा पीए की जगह पर क्या रखना बच्चों, P0A। तो ये हो गया P0A बराबर K की जगह पर K, XA की जगह पर क्या हो गया बच्चों 1, तो 1 हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको P0A बराबर K। तो इसके बाद हमारे पास एक नई चीज आई, अतः यहाँ पे समीकरण दे देंगे, समीकरण 2। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि K का मान शुद्ध विलायक के बांधताप के बराबर होता है, मतलब जितना शुद्ध विलायक का बांधताप होता है उतना इस K का मान भी होता है। इसके बाद बच्चों इसे हम और आगे करेंगे, चलिए इसको नोट डाउन कर लेना सभी बच्चों। इस K के जो मान है उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो जब समीकरण 1 में हम इस K के मान को रखेंगे बच्चों, तो हो जाएगा आपका PA बराबर P0A इंटू XA। बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 में K लिखा था, और K की जगह अपना कर दिया P0A, ये बन गया हमारा समीकरण 3। इसके बाद बच्चों अब लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों, जानते हो कि नहीं, हम जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर 1। बच्चों ये तो जानते हो, हम बता चुके हैं मूल प्रभाज बताया मतलब कि XA और XB मतलब दोनों घटकों का मूल प्रभाज है वो हमेशा एक रहता है। इसको हमने सिद्ध भी किया था, XA प्लस XB बराबर होता है 1। अब हमको बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इसको हम पक्षांतर करके उस तरफ पहुंचाएंगे। तो XA का मान हमारे पास निकल आएगा, XA बराबर हो जाएगा 1 ही रहेगा, तो 1, XB इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा XB, XA बराबर 1 माइनस XB। अब इस XA के मान को बच्चों हम समीकरण रख देंगे 3 में, समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि XA के मान को समीकरण 3 में रखने पर XA के मान को समीकरण 3 में रखने पर इस XA का जो मान है इसको डिब्बे में निकाल दो बच्चों। इस XA के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाता है आपका PA बराबर P0 A इंटू, अब XC का मान बच्चों ये क्या है 1 माइनस XB, तो कोष्टक में हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 1 माइनस XB। अब बच्चों इसमें गुणा करेंगे, ये गुणा में है यहाँ पर इसलिए इसका उसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, PA बराबर हो जाएगा P0A का एक बार करोगे तो हो जाएगा P0A। अब इसके बाद P0A को बच्चों XB में करोगे, इससे पहले माइनस इसलिए माइनस लगा लेंगे, और P0A का XB में करेंगे गुणा तो हो जाएगा P0A इंटू XB। अब बच्चों हमें यहाँ पर के जो XB है इसका मान ज्ञात करना है, इसलिए हम पहले क्या करना है, इस P0A इंटू XB को पूरे को पक्षांतर करके इस तरफ ला रहे हो जाएगा प्लस का, और इस PA को हम इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये कर रहे हैं P0A इंटू XB बराबर इस P0A को जब तो लिखा रहने दो बच्चों, इस PA को इस तरफ लाएंगे तो ये रहेगा माइनस का PA। अब बच्चों XB को यहीं रहने देंगे और PA को कहाँ पहुंचाएंगे, इसके नीचे, तो हो जाएगा आपका XB बराबर P0A माइनस
पी ए अपॉन पी 0 ए। तो बच्चों ये हमको सिद्ध करना था कि विलय का मूल प्रभाज वास्तव में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। यही भी कह सकते हैं कि वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यही रावल का नियम था। इसको समीकरण देना चाहो बच्चों तो समीकरण में दे सकते हैं। अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है, लास्ट में लिख देना। अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। और इसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये वास्तव में आपेक्षिक अवनमन हमने कंप्लीट कर लिया। अनुसंख्या गुणधर्म बच्चों जो कि क्वाथनांग उन्नयन है उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए